स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का जो रेलवे का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 आया है, इसका प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट साथ करने वाले हैं। देखिए, जीके और जीएस से टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 6 तक नहीं देखा है तो आपको जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर मैथ का भी अभी तक मैंने 3 प्रैक्टिस सेट मैथ का डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये शैली 1377 से लेकर 1466 तक रोमन तथा अरबी नवीन शैली का प्रवर्तक भी था फ्लोरेंस निवासी जो था, ठीक है। और फ्रांसीसी पुनर्जागरण 15वीं और 17वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस में सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। समुद्र के रास्ते भारत की खोज 17 मार्च 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो ये मदुरई था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ये जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फास्ट रिवीजन हम करने वाले हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन तत्वों का क्या है? प्रभाव है। तो संघवाद, नियोजन और संसदीय लोक यानी कि उपयुक्त सभी का प्रभाव है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163-64 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली जो नहर है वो कौन नहर है? तो कील नहर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको मेघालय में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मरियाना खाई क्या है? तो मरियाना खाई महासागर का सबसे गहरा भाग है। क्या है? मरियाना खाई जो है महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मरियाना खाई की अगर गहराई देखी जाए तो ये 11,033 मीटर गहरा है। कितना? बहुत गहरा है, 11,033 मीटर गहरा है। और मरियाना खाई जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बोनिन द्वीप समूह के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में बोनिन द्वीप समूह के पास स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देशांतरीय याम्योत्तर है। देशांतरीय याम्योत्तर क्या है? तो ये समांतर अर्धवृत्त है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देशांतरीय याम्योत्तर ध्रुवों पर 0 डिग्री होता है। ध्रुव पे क्या कितना होता है? 0 डिग्री। और -180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को ही देशांतरीय याम्योत्तर हम कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये समांतर अर्धवृत्त भी होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती करके रोका जा सकता है। यानी कि इन सभी प्रत्यक्ष कराधान में, सरकारी व्यय में कटौती और बचत का बजट करके, तो इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस और स्टेट द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका पावर ज्ञात करना है। देखिए 40 सीढ़ी चढ़ता है, 40 सीढ़ी की कुल ऊंचाई है और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, मान लीजिए ये सीढ़ी है, ठीक है, मान लीजिए, थोड़ा सा मानना भी चलेगा, और इसका एक का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, बात को समझिएगा, उसका 15 सेंटीमीटर आपको चढ़ना कितना है? तो 40 सीढ़ी चढ़ना है। तो टोटल आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा 15 गुना 40 यानी कि 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 6 मीटर, यही होगा, 6 मीटर हो जाएगा। अब किया क्या गया कार्य क्या हो जाता है? वर्क बराबर होता है W बराबर mgh। तो mgh होता है, तो m कितना दिया गया? 50 किलोग्राम। g आप जानते हैं कि 10 होता है, और h कितना दिया गया है आपको? h यहाँ 6 मीटर आ गया, तो ये हो गया 6। तो ये हो गया 50 गुना 10 500, 500 गुना 6 यानी कि 3000 जूल। ये क्या आ गया? 3000 जूल। अब हमसे पूछा है शक्ति यानी कि पावर। तो पावर बराबर होता है कार्य बट्टा समय। ठीक है। तो कार्य कितना है? कार्य हमारा 3000 है और समय कितना है? 9000 है। 3000 में 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा 333.33 वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², यानी कि द्रव्यमान पे और वेग वेलोसिटी पे, ये दोनों पे क्या करता है? निर्भर करता है। तो द्रव्यमान और वेग, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो स्थान बदलने पर किसका? तो द्रव्यमान जो होता है उसका मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है? तो बल की परिभाषा को न्यूटन गति का पहला नियम के हिसाब से व्याख्या किया जाता है। तो न्यूटन का गति का पहला नियम, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विरामी अवस्था में रहेगी,
यदि मान लीजिए कोई वस्तु एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल हम न लगा दें। अब बाहरी बल लगा के उसका अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। रासायनिक प्रतिक्रिया कौन नहीं है जी? तो अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या हाइड्रोलिसिस। तो गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है? जैसे भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप ही परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, तो वही आपका रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको डाउन करना होगा कि एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। तो मान लीजिए कि अगर स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या थी? v बराबर यू प्लस जी टी, तो जानते ही हैं v बराबर यू प्लस जी टी। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो 0 प्लस जी कितना दिया है? 10 और टी दिया है 0.7, यानी कि v कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की गति पर दबाव से प्रभावित नहीं होता है। ध्वनि की गति पर दबाव से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि ताप आर्द्रता से प्रभावित होता है। मान लीजिए किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं हम, ठीक है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक आप कह सकते हैं कि तरंग है, ठीक है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तरफ तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो कम से कम 0.1 सेकेंड क्या होना चाहिए? अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक तल के मध्य कम से कम दूरी की बात की जाए तो 17 मीटर होनी चाहिए। देखते हैं, पहाड़ पे जाकर आप चिल्लाइएगा तो थोड़ा देर में आपको बैक आवाज़ सुनाई देता है, वही प्रतिध्वनि होता है। यानी कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई भी, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ गूंजती है, अगर रूम में गूंजती है और फिर मेरे बोलने के तुरंत बाद वो रिपीट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? जब भी किसी भी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हम रखते हैं तो जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ पे जाती है? फोकस पे जाके मिलती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, एक चीज़ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये चीज़ आप जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 200 वोल्ट स्रोत इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित करना होगा? अब देखिए, हमारे पास आर कितना दिया है? आर यहीं लिख देते हैं। आर दिया है 1200 ओम, ठीक है। विभव यानी कि भी दिया है 200 वोल्ट। भी 200 वोल्ट, तो भी बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर क्या होता है? आई आर। हमको धारा निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बट्टा आर। तो भी कितना है? 200। तो 200 बट्टा 1200 यानी कि 1/6। 1/6 का मतलब हो गया कि 6 एकम 6, 6 चक्का 6 एकम 6, 8 6 48, कितना हो जाएगा? ये 1/6, 6 एकम 6, 10 में से 6 गया 4, 6 चक्का 36, यानी 0.16 एम्पियर हो जाएगा। 0.16 एम्पियर ऑप्शन में नहीं दिया। एक बार आप देख लीजिएगा। मान लीजिए 10 को 6 से भाग देते हैं तो दशमलव पहले दे देते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, फिर 0 आएगा, 6 चक्का 36, 10 में से 6 गया 4, फिर 6 चक्का 36, तो वही तो आ रहा है 0.16 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.166 एम्पियर
यहाँ पे मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। He के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है, यानी कि हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है, हमसे यही पूछा गया है। तो ये देखिए 54 ग्राम क्या दिया है, ये हीलियम का द्रव्यमान दिया है। हीलियम का द्रव्यमान हमको 54 ग्राम दिया है, तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो मोलर जो द्रव्यमान होता है वो 4 ग्राम पर मोल होता है। अगर हमसे मोलों की संख्या पूछ रहा है तो मोलों की संख्या होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यानी कि बड़का एम बट्टा छोटका एम। देखिए तो छोटका एम कितना दिया है 54 ग्राम, अब बड़का एम 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा 54 बट्टा 4, यानी कि 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 13 5 20, यानी 13.5 मोल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसी परमाणु के एम कोश में यानी KLM, यानी तीसरा पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा 2n²। तो एम में कितना, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 3, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, 3 के 9 दूना 18। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो किसी भी विलयन का पीएच जो होता है वो उसका हाइड्रोनियम आयन पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारता की एक क्या होता है, माप होता है। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है, ये उभयधर्मी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो ये उभयधर्मी होता है, इसको जान में। ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ए, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है, या बी, पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, या सी, 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, केवल 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहा जाता है, यही सही है, बाकी दोनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। तो मैग्नीशियम के समान किसका होता है, तो आपका परमाणु संख्या 4 वाले तत्व के रासायनिक गुण जो होता है वो मैग्नीशियम के समान होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-2 होता है, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2-8-2। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो वे तत्व क्या होते हैं, समान भौतिक व रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। सोडियम, सिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देखिए सोडियम का कितना होता है 11, सिलिकॉन का 14, कैल्शियम का 17, क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। अब देखिए इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में दे रखेंगे कि आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्या होता है, घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियरली ने किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथिन, इथाइन, इथेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये इथाइन, इथिन, इथेन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित होता है। तो ये किस रोग से, ये हड्डी रोग से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अस्थियां जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जो है यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिनकी अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक बीमारी होता है। क्या होता है? आनुवंशिक बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधों में बौनापन जो होता है वो जिब्रेलिन एसिड यानी जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा उसको ये किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन्स होता है। क्या होता है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन्स होता है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसे छोटा करना पड़ेगा। कि इसको पढ़ लेते हैं कि नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, यानी कि जो कथन दिया गया उसको हमको सही मानकर चलना है, चाहे वो समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। और फिर यह निर्णय करना है कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, अब चलिए। कथन कह रहा है कि कैक्टस के पौधे की पत्तियां मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है कि मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है और कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो, यानी कि जहां पानी कम हो। तो देखिए कैक्टस जो होता है वो सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी जमा कर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इस प्रकार केवल निष्कर्ष जो है दो अनुसरण सही करता है। केवल निष्कर्ष जो है दो अनुसरण सही करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा कि केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो शर्करा जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होकर O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। किस कंपनी ने भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है? तो किस कंपनी ने? तो ये आपका टेस्ला ने, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, इन्होंने कंपनी भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बैटरी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले हैं और इसका अहमदाबाद में शायद कुछ प्लांट भी बैठने वाला है, शायद काम चल रहा नहीं चल रहा, आई एम नॉट श्योर ना। तो टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है। एलन मस्क के इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है टेस्ला। टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में R&D यानी कि अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, टेस्ला का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत जो है चौथा स्थान पे है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पे सिंगापुर है, दूसरा स्थान पे चीन है और तीसरा स्थान पे इंडोनेशिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो किर्गिस्तान का राष्ट्रपति का पद का चुनाव सदर जापरोवा ने जीता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा इसको ये करने दीजिए। नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WP लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये आपको फ्लिपकार्ट ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है? तो कायाकल्प पुरस्कार एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीतकर स्वच्छता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। एम्स भुवनेश्वर को इसके लिए पुरस्कार राशि के रूप में 2 करोड़ रुपया क्या होगा, मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बना? तो 8वां राज्य केरल बना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और उस वहाँ के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट, पहली 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाई थी? तो पहली 9mm मशीन पिस्टल DRDO ने बनाया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। और चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस चरण की शुरुआत हुई है? तो ये आपका तीसरी चरण का शुरुआत हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।